अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। कज़ाब यूसुफ ये एक ऐसा किरदार हुआ है जिसकी गुस्ताखी की वीडियोस और ऐसे वाक़यात जिनकी वजह से इसको जहन्नम वासल किया गया, वो तमाम तकारीर आप यूसुफ कज़ाब लिख कर यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे तो आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इस शख्स ने गुस्ताखी की, इसके ऊपर थाना समनाबाद में 2000 में एक FIR दर्ज हो जाती है गुस्ताखी की। जब ये FIR दर्ज होती है, कोर्ट में बेल लेने जाता है और इंटरम बंदे ने 10 कत्ल भी किए हो तो कोर्ट उसको मचल के लेके उसको जो है ना क्लियर कर देता है। और उसके बाद बाकायदा तौर पे केस की FIR पे बहस करने के बाद उसको कन्फर्म बेल जो है वो दे दी जाती है। उसके बाद उसका केस ट्रायल होता रहता है, ये अदालती प्रोसीडिंग है। इस शख्स के साथ भी ऐसे हुआ, बार सूख था, इसके पास पैसे थे, बड़ा लैंड लॉर्ड आदमी था। इस शख्स ने अपनी बेल इंटरम के बाद जो है ना मचलके दिए और दूसरी या तीसरी तारीख पे कोर्ट ने इसकी बेल को कन्फर्म कर दिया। जिस शख्स ने इसके मचलके दिए थे वो हालात का जायज़ा ले रहा था और उसको अंदाज़ा था कि इस शख्स के साथ तो जो होना है सो होना है। मैंने इसके मचलके दिए हैं, कल कला को मेरे लिए या मेरे अहले ख़ानदान के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, क्योंकि मुसलमान की यही तो एक कुव्वत है जिस वजह से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कोरोना जैसी बीमारी से बच गए हैं कि हमारे अंदर ईमान की मजबूती है। पाकिस्तान वाहद एक मुमलिकत है, यहाँ पर रहने वाले मुसलमान इतने अपने अल्लाह ताला और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी किस्म का गुस्ताखाना लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं करते और ये मरने बनाने तक तुल जाती है। ये पाकिस्तानी कौम जो है, मुसलमान सारी दुनिया के ये जज्बा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम सफ़े अव्वल पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाक़यात, कोई बंदा भी जब कोई नामूस रसालत पे कोई ऐसी बात करता है तो उसको कत्ल करने के लिए बेशुमार अफराद अब ज़िंदगी और मौत की बाजी लगाने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। कज़ाब यूसुफ का जिस बंदे ने मचलका दिया, उस शख्स ने जायज़ा लेने के बाद अदालत को बताकर अपना मचलका वापस ले लिया। जब कज़ाब यूसुफ कोर्ट में पेश हुआ, इसके ज़हन में यही बात थी कि मेरी बेल कन्फर्म हो चुकी है, तो वहाँ पर मियाँ जहांगीर सेशन जज जो थे उस वक़्त के, उन्होंने 2000 में इसका मचलका वापस लेने की वजह से इसको अदालत में से अरेस्ट करवा दिया। यह बंदा गिरफ्तार हो गया और इसको रात 8 बजे कोट लखपत सेंट्रल जेल लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिस वक़्त इसको जेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है तो वहाँ पर मियाँ फ़ारूक नज़ीर जो थे वो सुपरिटेंडेंट के ओहदे पे बर्जमान थे, उनके साथ शेख नदीम डिप्टी एग्जेक्टिव कोट लखपत जेल तैनात थे। जेल के अंदर जाहिर है जब भी कोई इस तरह का बंदा, इंतज़ामिया को पता लग जाए कि इसने कोई गुस्ताखी की है या इसके ऊपर इस तरह का कोई मुकदमा है, तो ये इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देते हुए उसको जेल के अहाते से किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं जहां पर किसी मामूली फ़र्द का आना जाना ना हो। हमेशा से हम ऐसे ही देखते हैं, जो लोग गुस्ताखाना मुकदमात में जेलों में आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इंतज़ामिया को इस चीज़ का पता होता है कि खुदा न खास्ता जेल के अंदर जो लोग हैं इनको किसी चीज़ का डर नहीं, और अगर इस गुस्ताखे रसूल को या किसी ऐसे फ़र्द को जिसके ऊपर इस तरह की कोई FIR दर्ज हो, उसको वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दूसरे लोगों से अलहदा रखते हैं। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। कोट लखपत जेल के जो अफसरान थे उन्होंने इसको हॉस्पिटल के साथ पागल खाने की चकियाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतशारी या इस तरह के लोग, क्योंकि वहाँ पर आम लोगों का जाना नहीं होता, इसकी गिनती वहाँ पे पड़ गई। 1 साल ये वहाँ पर रहा। उसके बाद 1 साल के बाद जेल वालों ने इसका रवैया देखते हुए इसको 7 ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर दिया। ये 7 ब्लॉक एक सिक्योरिटी वार्ड है जो 1 ब्लॉक सजाए मौत और 2 ब्लॉक सजाए मौत के साथ इन्होंने बनाया था। उसकी कंस्ट्रक्शन गालबन 2001 या 2000 में गालबन उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो भी अलग से एक सिक्योरिटी वार्ड बनाया गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सियासी शख्सियात जिनके ऊपर कातलाना हमले की कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए इंतज़ामिया को, इंतज़ामिया रिस्क नहीं लेती और इन लोगों को अलहदा रखते हैं। इसको सिक्योरिटी वार्ड कहा जाता है। इस शख्स की गिनती वहाँ पर 7 ब्लॉक में पड़ गई और इसके साथ वहाँ पर आसफ अली जरदारी के जो मुकदमेवार थे, आरफ बलोच, वो भी उसी ब्लॉक में उस वक़्त उनकी गिनती थी। 7 वाले पहरे में जो थे वो रहमत शाह अफरीदी जो पेशावर के फ्रंटियर पोस्ट के मालिक थे, इनकी गिनती भी उसके साथ अगली चक्की में थी। उससे अगली चक्की में हाजी मनव्वर मंज शेहूपुरा का एक बहुत बड़ा नाम, और वो XMN भी थे, और गालिबन उनका बेटा खुरम वो भी इस वक्त MPA है। ये शख्स भी, ये भी इतना बड़ा नाम था, ये भी 7 ब्लॉक सिक्योरिटी वार्ड में थे। 1 साल तक ये बंदा कज़ाब यूसुफ 7 ब्लॉक में रहता है। इसी दौरान
कोट लखपत जेल के एक ब्लॉक के अंदर सजाए मौत का मुलजम नदीम जुल्फी, जब उसको इसकी हकीकत का और अखबारात में पढ़ने से बाद जब उसको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि फ़लाँ ब्लॉक में गुस्ताख रसूल बंद है या ऐसा शख्स बंद है जिसने मज़हब की तौहीन की, तो ये शख्स इंतहाई लोगों को भी पता, और मैं ज़ाती तौर पर नदीम जुल्फी को जानता हूँ। मैंने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया है मेरे पेज पे, और मेरे गालिबन चैनल के ऊपर भी वो प्रोग्राम लगा है। नदीम जुल्फी करके आप सर्च करेंगे तो प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। यह शख्स 5 टाइम का नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, 302 के केस में था। इसके ऊपर मियाँ आमर कृष्ण नगर वाले की 302 थी, सजाए मौत हो गया। उसके बाद वहां पर एक और नौजवान, मैं तो उसको गाजी का लकब दूंगा, उसका नाम था तारक मोटा। तारक उसका नाम था, गवालमंडी का वो रिहायशी था, और उसको मोटा कह के उसको बुलाते थे। वो काफ़ी तकड़ा था। ये और नदीम जुल्फी आपस में प्लान करते हैं कि अगर इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर जन्नत में जगह दे देगा। इनका इरादा इतना मजबूत हो जाता है, और इस प्लानिंग पर अमल करते हुए नदीम जुल्फी अपने मामू मुश्ताक साहब को कह कर के हमने गुस्ताखे रसूल को कत्ल करना है, और उसके मामू भी बड़े ज़्यादा बहादुर और मजहब के बारे में इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ तबीयत रखने वाले इंसान थे। वो किसी चीज़ से मजहब पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, 5 टाइम के नमाजी थे। लोग ये बताते हैं कि वो नदीम जुल्फी ने उनसे सारा मामला शेयर किया, और उसके बाद नदीम जुल्फी ने उनको कहा कि मुझे किसी तरीके से आप पिस्टल दें। उसके मामू ने अपने साथ, लोग ये बताते हैं कि काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग जो थे वो आईजी की सिफारिश पे जो है ना वो मुलाकात के लिए आए हैं, और वहाँ पर लोग ये बताते हैं कि जब वो उसका मामू और 4 अफराद जो कि बड़े सियासी और समाजी लोग हैं, उनको सारा पाकिस्तान जानता है। मेरा मकसद नहीं है किसी का नाम लेना, हो सकता है वो ना हो, मेरे तक गलत इतला पहुँची हो तो किसी की दिल आज़ारी हो, ऐसा मामला हो तो मैं वो काम नहीं करूँगा। इसके मामू ने जो है ना उसी दिन बड़े गेट खुले हैं, सुपरिटेंडेंट फारूक नज़ीर ने इनको अंदर स्पेशल मुलाकात के लिए बुलवाया, और नदीम जुल्फी के साथ जब ये मुलाकात पे गए हैं तो उसके मामू ने, चूँकि वीआईपी मुलाकात थी और साथ बहुत टेट्रा वीआईपी लोग थे, कोई तलाशी वगैरह नहीं, तो इसके मामू ने बाहिफाजत 30 बोर का पिस्टल और 2 मैगजीन उनमें गोलियां भर के नदीम जुल्फी के सुपुर्द कर दिया। नदीम जुल्फी ने यह पिस्टल जो था तारक को दे दिया। तारक मोटा गाजी, उस शख्स ने जो है ये पिस्टल अपने पास रख लिया, और इन्होंने मुलाकात हो जाने के बाद इन दोनों अफराद ने आपस में हम मशवरा होकर ये फैसला किया कि किसी भी तरीके से इसको मारना है। अब जेल वाले जो हैं इनका पास बड़ा एक्सपीरियंस है जेल वालों का, इनको फौरी तौर पे अगर आप बुरी नीयत से किसी को देखें तो जेल वालों को तकरीबन पता लग जाता है, और ये इसका सद्देबाब करना शुरू कर देते हैं। जेल वालों ने जो है किसी किस्म की कोई बात सुनी या उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने नदीम जुल्फी का जो है ना मंजूरी पे चालान जो है कोट लखपत जेल से निकाल के साहिवाल भेज दिया। जब नदीम जुल्फी को गार्ड ट्रांसफ़र करने के लिए बाहर आगे पुलिस गार्ड और ट्रक लग जाता है तो अंदर जेल का अमला जाता है और नदीम जुल्फी को कहता है कि आपका चालान है और आपको साहिवाल जाना पड़ेगा। वो सजाए मौत का मुलज़म था, सेकंड ऑप्शन कोई नहीं होती। इंतज़ामिया किसी भी हाल में मार के लताड़ के जैसे भी हो इन्होंने बंदे को निकाल देना होता है। नदीम जुल्फी जब साहिवाल जेल के लिए रवाना होने लगा तो तारक के साथ अहदो पैमा करता है और कस्में वादे लेता है और उसको कहता है कि बात सुनो, मेरे मुकद्दर में ये काम नहीं था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये काम अपने हाथों से करूं, लेकिन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पिस्टल अंदर आ गया है, अब तुम मुझसे ये वादा करो क्योंकि तुमने मेरे साथ अहद किया था कि हम इसको हर हाल में मारेंगे, मैं तो जा रहा हूँ, तो अब ये काम तुमने करना है। तारक ने उसको पूरा यकीन दिलाया और उस गाजी के बच्चे ने उसको ये कहा है कि अगर मैं ये काम ना कर सका तो मेरी माँ मुझे दूध ना बख्शे। कि तारक जो था ना ये पहले ही 302 के केस में काला स्टेन नामी शख्स और एक पठान को कत्ल करने के बाद 302 के मुकदमे में सजाए मौत हो चुका था। ये दोनों एक ब्लॉक में थे। अब एक ब्लॉक और 7 ब्लॉक का कम से कम जो है ना 1000 कदम का फासला है। नामुमकिन था सजाए मौत का मुलजिम जो है वो अपने अहाते सजाए मौत की जो जगह जो ब्लॉक होता है उससे बाहर वो नहीं जा सकता। इसी तरह कुछ टाइम निकलता रहा और वो 2-3 दिन 5 दिन के बाद जुल्फी का चालान जाने के बाद तारक जो है वो ये सोचता है कि यार अगर मैंने ये काम ना किया तो मैंने तो इतना अहद किया और मेरा परवरदिगार आलम जो चाहे वो कर सकता है। कुदरत का करनी जो थी ना वो कुछ इस तरह से हुई कि तारक ने एक जो इंचार्ज था ब्लॉक का उसका नाम था मोहम्मद खान हेड वार्डन। ये जो नाम आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 110% है। आप अंदाज़ा लगा लें कि स्टोरी कितनी जेन्युइन मेरे पास है कि मैं आपको किरदारों का नाम बता रहा हूँ। मोहम्मद खान जो था ना ये वार्डन था, इसने जाके वहाँ पर बर्जमान उस ब्लॉकों के इंचार्ज उसका नाम था बशीर बोला। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, बड़ा बदनाम था और बड़ा यानी कि इसका ये कोई स्टैंडर्ड वाला कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नहीं था। इसको तारक पहाड़िए का पैगाम मिलता है कि जी मैंने वहाँ पर आरफ बलोच जो हैं आसफ अली जरदारी के जो मुकदमे बारे में मैंने इनको मिलना है।
खैर वो उसे कहता है चलो आजकल को मुलाकातों का टाइम एक आध दिन बाद होता तो मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। इतने में जो है ना बाहर से कुछ काफ़ी सारे अफराद अरेस्ट होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए 7 ब्लॉक खाली करना पड़ जाता है। खुदा की करनी देखें, हर चीज़ का वक्त जो है अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया होता है और मौत का तो स्पेशली मुकर्रर किया होता है। ये मोहम्मद खान जो है वो आगे तारक को कहता है यार तुम्हें मुबारक हो, उधर से 7 ब्लॉक से तमाम अफराद को जो है ना इधर शिफ्ट किया जा रहा है, तो अब तुम जी भर के आरफ बलोच साहब से बातें कर लेना। थोड़ी देर बाद जो है आरफ बलोच एक ब्लॉक में ट्रांसफ़र होते हैं, उनका सामान आता है, उनको एक चक्की में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रहमत शाह अफरीदी फ्रंटियर पोस्ट के जो मालिक थे इनको ट्रांसफ़र किया जाता है और इनको भी एक जो है ना सेल दे दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हाजी मुनव्वर मंज साहब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब ये तीनों अफराद जेल के हाथे में एक ब्लॉक सजाए मौत में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो तमाम ब्लॉक की गिनती को लॉकअप करके कज़ाब यूसुफ को अलहदा से एक पहरा जिसमें 4 चक्की होती हैं, उन चक्कियों के गेट भी बंद होते हैं और बाहर एक बरामदा होता है, उसको अलग से एक लॉक लगा हुआ था। जेल इंतज़ामिया इसको वहाँ पर शिफ्ट कर देती है। अब जो तारक मोटा गाजी मैं जिसको कहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अगर उसकी नीयत साफ थी और उसने इसी मकसद के लिए किया है तो जन्नत में जाने से खुदा की ज़ात उसको कभी नहीं रोकेगी। उसके लिए उसके दर्जात बुलंद होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि ऐसे नहीं हो जाता किसी का कत्ल ना। ये इंसान का इरादा, और इरादा आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है और किस चीज़ का आपने इरादा किया है। खैर वो बकौल उस तारक के उसने मुझे बताया कि जब मैंने इसको देखा ना कि ये हमारे ब्लॉग में ट्रांसफ़र हो गया है तो मेरा जो इरादा था वो इतना को मजबूत हो गया कि मुझे उसमें खुदा की रजामंदी नज़र आ गई कि मैं इससे इतना ख्वाहिशमंद था कि मेरा आमना सामने इसके साथ हो, तो अल्लाह ताला ने इसको इस ब्लॉग में डाल दिया। खैर नाजरीन, वहाँ पर एक और शख्स था, उसका नाम था रंझा। वो भी तारक को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलूँगा और तुम्हारे साथ मिलकर मैं इस शख्स को मारूँगा। अब होता ये है एट ए टाइम वाक़या 11 जून 2002 दोपहर 11 बजे का टाइम, सजाए मौत के सेल में तारक जो है इरादतन पिस्टल अपनी नेफे में लगाकर और साथ वाला एक मैगजीन और एक खंजर, वो रांझा नामी लड़के के पास होता है, एक मैगजीन और एक खंजर। तारक जो है इसके पास अपने जो है दस्ती पिस्टल जो है वो इससे अपने नेफे में लगाया होता है और ये बिल्कुल जो है ना उस मौके की तलाश में होता है कि मुझे 1 मिनट मिले तो मैं इसका सफाया कर दूंगा। खैर क्या होता है कि सुबह के टाइम इंतज़ामिया उसका पहरा खोलती है और उसको वॉक के लिए थोड़ा टाइम देती है कि भाई आप थोड़ा सा ना वॉक कर लें। ये रूल होता है वहाँ पर बंद, हर बंदे को आधा घंटा महालफत वाले बंदों को आगे पीछे करके इस तरह उनको ना टलाई, इसको वॉक को टलाई कहते हैं जेल में ना, टलाई का थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि लोग जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब ना हो जाएँ। इसी तरह उसको दोपहर 11 बजे इंतज़ामिया ने वॉक करने के लिए बाहर निकाला तो इतने में गाजी तारक ये भागता है उसकी तरफ और जो वार्डन है मोहम्मद खान वो अलर्ट होता है, लेकिन इससे पहले तारक जो है उसके सर पे पहुंच जाता है। तारक ने जाते सारी उसको पिस्टल निकाला और पीछे जब उसने देखा तो वो रंझा जिसने उसके साथ ये कसम खाई थी वो गायब हो गया। पता नहीं उसको क्या दिल में बात आई, क्यों उसका इरादा कमज़ोर पड़ गया, या शायद उसको अलग से एक नए केस की जो है दफ़ा उसकी टेंशन लग गई। खैर वो यह हकीकत पे मबनी बात है कि वो इरादा करने वाला बंदा भी भाग गया, उसका दूसरा मैगजीन भी वो साथ ले गया। तारक जो था इसने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और लास्ट उसने जो फायर था उसके मुंह में मार दिया। इसको सडन डेथ, यानी कि डेथ पॉइंट पे जो होता है ना ये फायर होता है दिल पे या इस तरह, इसको ना टारगेट किलिंग आप कहते हैं कि बंदे को हिट करना कि ये बच ना सके। उसके मुंह में फायर लगा और उसकी गोलियां ख़त्म हो गई। इंतज़ामिया ने जो है मोहम्मद खान जो था वार्डन वो तो भाग गया उस वक्त ना। थोड़ी देर बाद वो बशीर बोला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव शेख नदीम और साथ सुपरिटेंडेंट मियाँ फ़रूक नज़ीर को लेके ब्लॉक में आता है और वो आके अपने रुमाल के साथ जो है ना तारक से वो पिस्टल वापस ले लेते हैं। तारक उनको कहता है मैंने किसी को अब क्या कहना, मेरा मकसद जो था अल्लाह ताला ने काम मुझसे लेना था और मैं तो ये कहूँगा मैं दुनिया का आखिरी खुशकिस्मत हूँ। थोड़ी देर बाद आईजी जेल खाना आजाद, डीएजी और सारी मशीनरी होम सेक्रेटरी वगैरह कोट लखपत जेल में आ गए हैं और उन्होंने जब तारक को ये पूछा कि इसमें हालातों वाक़यात पिस्टल तुम्हारे पास कैसे आया, तो फिर उसने चूँकि जुल्फ़ी का और इसका प्लान था कि जब हम इसको मार देंगे तो उसके बाद हम सारी स्टोरी सही बता देंगे क्योंकि हमने कौन सा कोई गलत काम किया है, तो अल्लाह ताला शायद हमारे इस जज्बे और जुनून और इस इकबाल जुर्म की वजह से हमें जन्नत में घर दे दे। नदीम जुल्फ़ी के बारे में सारी बात चूँकि प्लान तयशुदा था तो तारक ने ये कहा कि ये पिस्टल जो है हमने किसी मुलाजिम से मंगवाया है पैसे दे के, तो ये नदीम को पता है। नदीम को फौरी तौर पे उसी दिन 3 घंटे 4 घंटे के बाद साहिवाल जेल से लाहौर बुला लिया गया। जब नदीम जुल्फ़ी को आईजी ने बाहर ड्यूटी में पूछा, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट और इसकी स्टेटमेंट अगर ये इकट्ठे हो जाते तो बयान एक हो जाना था। उन्होंने उससे जब साहिवाल जेल से वो कोट लखपत जेल की ड्यूटी में आया तो वहीं पर इंटेरोगेशन स्टार्ट हो गई। सेम स्टेटमेंट
जो नदीम जुल्फी ने दी वही स्टेटमेंट तारक की थी, तो वाकया मैच हो गया और पता लग गया ये बिल्कुल मनोएन ये स्टोरी सेम है। उसके बाद ये होता है नाजरीन के वो नदीम जुल्फी जब है ना वो उसको तारक के सामने लाते हैं और तारक और वो आपस में इशारों में बातें करते हैं, तो नदीम जुल्फी उसको कहता है कल रात वहाँ पे साहिवाल जेल में जो है ना जो है बड़ा मौसम इस तरह का था, और कल जो है शाम को कोई 3-3:30 बजे के करीब जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं वहाँ पे चली हैं और मेरा दिल कहता था कि कज़ाब यूसुफ दुनिया से जो है ना इसको जहन्नम वासल कर दिया गया है। इसी तरह हुआ नाज़रीन। फिर उसके बाद जो तारक जो था ना इसका केस ट्रायल होना शुरू हो गया और तारक को जो है ना खलीकुज़्ज़मान, ये चौधरी खलीकुज़्ज़मान थे जज, जो कि SSP चौधरी शफकात के गालिबन भाई थे, उनकी कोर्ट से 2006 को सबूत ना होने की वजह से और इनहराफी बयान होने की वजह से इसको अदालत ने बरी कर दिया। मैं जब इस गाजी को मिला हूँ, आप यकीन करें नाज़रीन, ये शख्स वैसे ही बहुत मिलनसार था। मेरा 8 से 10 दफ़ा इस शख्स के साथ मिलने का जेलों के अंदर इत्तफाक हुआ है। मैंने इस शख्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी, एक मुखलसपन और दीन से लगाओ। ये बंदा 5 टाइम का नमाजी था पहले भी, ठीक है, कत्ल गारत या जो भी इसके ऊपर मुकदमा था वो एक अलग से उसका फेल था, लेकिन ये बंदा मजहबी जुनून रखने वाला इंसान था। इस जज्बे को पाया तकमील पे पहुंचाना और एक दोज़खी को जहन्नम वासिल करना, कहाँ से, जहाँ पर पहले भी वो सजाए मौत के जुर्म में बंद है। उसको कितनी दफ़ा सजाए मौत का फट्टा नजर आता होगा और अपनी मौत वो अपनी आंखों से देखता होगा। नाजरीन वो बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है, इंसान को ज़िंदगी में अजीबोगरीब वसवसे और ख्यालात आते हैं। इसके बावजूद उसने अपने बीवी बच्चों और किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए नामूस रसालत पे गुस्ताही करने वाले शख्स को पूरी कुव्वत और ताकत के साथ सरेआम जहन्नम वासल कर दिया। नाजरीन आप ये देखें, कुछ लोगों ने अखबारात में, मैंने तो ये खैर ख़बर नहीं पढ़ी, लेकिन अखबारात में उस वक्त लोग बताते हैं कि ये ख़बर आई थी कि उसमें ये लिखा गया था कि जी ये जो एक मुकामी बहुत बड़ा अखबार है उसके मालिक ने उस बिल्डिंग के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, अखबार का दफ्तर बनाने के लिए इसके ऊपर जो है ना ये जुर्म गलत तौर पर लगा के इसको, ताकि लोग इसको मार दें या इसको अदालत सज़ा दे दे। लेकिन उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो यही कहते हैं कि ये अंदर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और मुलाजमीन को कहता था कि जब आप मेरी चक्की में आकर मुझे बुलाने लगो तो आपने ये चीज़ कहनी, और वो भी गुस्ताही के ज़िम्मे में थी। ये सारी बातें तारक को और नदीम जुल्फ़ी को पता थी। नदीम जुल्फ़ी को और तारक को जब वो बताते हैं कि इरादा कर लिया ना, तो आप यकीन करें वो कहते हैं कि हम कहते थे कोई ऐसा वक्त आए कि ये हमारे सामने आ जाए और हम इसको 1 सेकंड का टाइम नहीं देंगे, और इसी तरह हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो मज़हब है ना, इसके ऊपर दूसरे मुल्कों को और दूसरे जो भी हमारे नबी के और हमारे इस्लाम के ऊपर जो उंगली उठने वाली हरकतें करते हैं, जैसे को खाके या कोई इस तरह की हरकतें करते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि मुसलमान जो है ना उसको ईमान के जज्बे के साथ अगर वो दुनिया से जाता है और ये फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो अल्लाह ताला को उसके साथ वादा है कि वो सीधे उसे जन्नत में कर देंगे। हमारी ये टेम्परेरी ज़िंदगी है, यहाँ पर हम आए एक मुसाफिर खाना, किसी भी टाइम हमारी हवा निकल जानी है और हमने यहाँ से अबदी नींद सो जाना है और हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाना है। आप याद रखें नादरीन, ये कहानी सुनाने का आपको ये मतलब है कि मैंने जब तारिक से बात की कि यार भाई आपका मैंने प्रोग्राम करना है, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि शाहिद भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये काम क्यों करना है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। लोगों के जहन में ये बात आना है, मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि ये बंदा सोशल मीडिया से कोई रिलीफ चाहता है। तो आप ये देखें 2006 का वो बरी हुआ है और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, गुमनाम ज़िंदगी वो गुजार रहा है। सारा कुछ उस बंदे ने छोड़ दिया, 5 टाइम की नमाज कुरान पाक के अलावा उसको दूसरा काम कोई नहीं। तो मैं जब उस शख्स से मिला हूँ ना, मेरे दिल में मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि यार मैं अगर इस बंदे का जज्बा सच्चा था तो मैं गाजी को देख रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने गाजी के बारे में तो वादे लफ्ज़ों में कहा हुआ है कि उनको जन्नत से जाने में कोई नहीं रोक सकता, और उनका अमल और नीयत अगर अल्लाह ताला की ज़ात कबूल कर ले, नबी की हुर्मत के ऊपर और नबी की शान के ऊपर या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अगर कोई बंदा गलत बात करता है तो अपने घर वालों से भी मशवरा किए बग़ैर उसका सर तन से जुदा कर दें। अगर आप इस अमल को करते हुए भी पकड़े जाते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन आपके इस अमल और नीयत को कबूल करके आपको जन्नत में जगह दे देगा। मैं अगर ये कहूँ कि वो गुस्ताखे रसूल था या मैं आपको अखबारात की खबरें सुनाऊं तो ये बात एक अलग से है। आप ये देखें, अगर कोर्ट उसको सज़ा दे रहा है और उसको उन्होंने सज़ाए मौत किया है तो कोर्ट ने हालातों वाक़यात और सारी एविडेंस को देखने के बाद उसको सज़ा दी। उसके बाद नाज़रीन जब ये इसकी डेथ हो गई है ना, तो ये शख्स पीछे से जड़ांवाला का रिहायशी था। अब जब इसकी बॉडी को, डेड बॉडी को, इस गुस्ताख की लाश को जब इसके गांव में भेजा गया है तो लोगों ने मुकामी कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं करने दिया।
उसके बाद इसकी डेड बॉडी को घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद इसको इस्लामाबाद लावारस लाश करके दफनाने के लिए ले गए हैं। और जब लाल मस्जिद वाले जो खतीब थे उनको या इंतज़ामिया को ये पता लगा कि ये कज़ाब यूसुफ है और ये गुस्ताख रसूल था, तो उन्होंने लाल मस्जिद के कब्रस्तान में भी उसको जगह ना दी। फिर इसको किसी जगह पे मुसलमानों को कब्रस्तान में खुफिया तौर पे दबाया गया, लेकिन जब मुसलमानों को पता लगा तो इन्होंने इसकी लाश निकालने के लिए एहतजाज शुरू कर दिए और कुछ दिनों के बाद इसको पता नहीं कहाँ पे शिफ्ट कर दिया और कहाँ इसको भेज दिया गया, इसकी डेड बॉडी को। ये होता है गुस्ताखों का ज़िंदगी में, और इनकी इबरतनाक मौत किस तरह से आती है और मरने के बाद इनकी लाश के साथ लोग क्या करते हैं। मैं तो दावे से ये बात करता हूँ कि नबी की और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई मनफी प्रोपोगंडा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं और यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नबी और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, कोई शख्स गुस्ताही करता है तो उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएँ और उस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। मेरे मैसेज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और मैं आपको कहानी, आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए बताता हूँ कि अगर किसी शख्स के जहन में कोई मनफी प्रोपेगेंडा हो तो मेरी इस कहानी को देख के वो अपनी जो है कहानी इसको दुरुस्त कर ले और अपनी याददाश्त को ठीक कर ले। मैं दुआ करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात को, उनकी नीयत और उनका जज्बा ओरिजिनल देख के अल्लाह ताला ने उनको अदालत से माफ़ी दी तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उन्हें दोज़ख की आग से भी बचाएगा। नदीम जुल्फ़ी बाद में सजाए मौत हो गया। वो बंदा यकीनन उस कत्ल में भी बेगुनाह था, मियाँ आमर के। ये पहले मैंने एक प्रोग्राम में बताया कि उस शख्स ने अपने चक्की वालों से कभी बात नहीं की थी कि मैंने मियाँ आमर को कत्ल किया। खैर वो अल्लाह ताला ने उसकी मौत इस तरह से लिखी हुई थी, वो बाद में सजाए मौत हो गया। तारक जो था ये 2006 में बरी हो गया और अल्लाह ताला ने जो किरदार था वो बेगैरत इंसान जो था जिसने हमारे नबी की शान पे गुस्ताखी की, उसको जहन्नम वासल कर दिया। तो ये कहानियों का अंजाम और आगाज़ होता है। और आप ये देखें कि जेल इंतज़ामिया इतने मेटल डिटेक्टर और इतनी सिक्योरिटी के आलात होने के बाद अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी मदद की और पिस्टल उन तक पहुंच गया। जब पिस्टल पहुंच गया तो इरादा ऑटोमेटिकली मजबूत हो गया और एंड उन्होंने अपनी उस बात पे, उस नीयत पे अमल किया और उसको कैफरे किरदार पे पहुंचा दिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो या स्टोरी में अगर आप किसी चीज़ की कन्फर्मेशन चाहते हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में इसके लिंक भी लगा दूंगा ताकि आपको वीडियोस देखकर ये अंदाज़ा हो जाए कि इस शख्स ने कौन सी ऐसी बेगैरती की थी जिसकी सज़ा इसको जहन्नम वासिल करना ही हो सकती थी। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।